नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज चीन में एससीओ की बैठक हो रही है जिसमें तमाम देशों के लीडर्स शामिल हो रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इस बैठक पर है क्योंकि ये बैठक ऐसे वक्त में बुलाई गई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर बवाल मचा हुआ है और जब चीन, भारत और रूस के नेता एक जगह इकट्ठे हैं तो अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ किसी बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है। चीन और भारत के संबंधों में भी नरमी दिखाई दे रही है जिसे लेकर अमेरिका की भी टेंशन बढ़ी हुई है। तो एससीओ बैठक में भारत चीन के रुख ने अमेरिका की बढ़ाई चिंता। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। राष्ट्रपति ट्रंप की नीति से बदले ग्लोबल समीकरण, क्वाड समिट के लिए भारत दौरे से किया इनकार, क्या खत्म होने वाला है क्वाड? इजरायली एयर स्ट्राइक में पीएम और मंत्रियों की मौत से भड़के हूती, बोले लिया जाएगा बदला। इजरायल और हूतियों में छिड़ेगा बड़ा संघर्ष। इजरायली पीएम नेतन्याहू की गिरफ्तारी की उठी मांग, इजरायली फलस्तीनी कार्यकर्ताओं ने एक साथ निकाली शांति रैली, इजरायल का मानवीय मदद रोकने का ऐलान। और चलते चलते में देखेंगे ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट, बनाया सूरज की सतह से भी 2000 गुना ज्यादा गर्म इंजन। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नेपाली पीएम केपी ओली ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात, नई दिल्ली और बीजिंग के हालिया समझौते पर जताई आपत्ति, बोले भारत के साथ लिपुलेख दर्रे से मत करना व्यापार। इंडोनेशिया में भारी बवाल, सांसदों के वेतन वृद्धि के खिलाफ भड़का विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को रद्द करनी पड़ी चीन की यात्रा। भारत पर लगाए कड़े प्रतिबंध, तेल गैस खरीद भी रोके, अब यूरोपीय देशों पर दबाव डाल रहा अमेरिका, भारत ने अमेरिका के 50% टैरिफ पर जताई है कड़ी आपत्ति। सऊदी अरब में पहली बार तैनात हुआ अमेरिकी एयर डिफेंस थार्ड, ईरान इजरायल के बढ़ते तनाव के बीच उठाया कदम, दोबारा जंग छिड़ने की बढ़ी आशंका। तो चीन में एससीओ समिट चल रहा है और इस समिट पर इस समय पूरी दुनिया की नजरें हैं और उसका कारण भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के देशों के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दिया है और अधिकांश देशों को झुकने पर मजबूर भी कर दिया है। जिन देशों ने ट्रंप की शर्तें मान ली उनसे ट्रेड डील हो गई और जिन्होंने नहीं मानी उन पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया गया। वैसे जिन देशों ने ट्रंप की शर्तें मान ली हैं, टैरिफ उन पर भी लगा है। जापान, जिस पर पहले 0 टैरिफ था, अब 15% टैरिफ देना पड़ रहा है। तो यूरोप पर भी इतना ही टैरिफ है। चीन पर 30 और भारत पर 50% का टैरिफ लगाया गया है, जबकि रूस पर तो कई तरह के प्रतिबंध पहले से ही लगा रखे हैं। ऐसे में जब एससीओ की बैठक में तमाम देश जुटे, खासतौर पर भारत, चीन और रूस, ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें इस बैठक पर टिक गई। हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक हो चुकी है। बैठक के लिए पहले 40 मिनट का समय तय किया गया था, लेकिन यह बैठक 50 मिनट तक चली। लेकिन दोनों ही नेताओं के बीच पहले जैसी गर्मजोशी जरूर नहीं दिखाई दी। पीएम मोदी जब शी से मिले तो हाथ तो मिले पर गले नहीं मिले। बैठक के बाद दोनों नेताओं के बयानों में नरमी के संकेत जरूर दिखाई दिए हैं, पर हिंदुस्तान अभी भी चीन पर पूरी तरह से भरोसा करता नहीं दिख रहा है। वो भी उस हालात में जब करीब 3 महीने पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच जब जंग हुई तो चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया था। लेकिन ट्रंप के टैरिफ वॉर के चलते अब दोनों देशों में नरमी दिखाई दे रही है। पीएम मोदी का स्वागत करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया इस समय बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। चीन और भारत न सिर्फ 2 सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भी हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। दोस्त बनना, अच्छे पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का साथ आना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान के पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के साथ हुई मीटिंग के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू होने का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित हमारे सहयोग से जुड़े हैं। ये पूरी मानवता के कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत और चीन एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं, तो रूस भी चाहता है कि अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार हो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने ब्रिक्स की बात करते हुए अमेरिका को बड़ी चेतावनी दे दी। पुतिन ने कहा कि हम दुनिया में ब्रिक्स की भूमिका का विस्तार करने के लिए चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम सदस्य देशों के लिए आर्थिक अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं।
इसमें रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी के लिए साझा मंचों का निर्माण शामिल है। अमेरिका के प्रतिबंध ब्रिक्स देशों और व्यापक विश्व के विकास को बाधित करते हैं। विश्व की वित्तीय व्यवस्था को नया रूप देना हमारा टारगेट है। एससीओ समिट से ठीक पहले पुतिन की टिप्पणी को सीधे सीधे अमेरिका के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अब अमेरिका की नजर एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र पर टिकी हुई है, क्योंकि अमेरिका को भी इस बात का एहसास है कि अगर यहां ब्रिक्स की एकजुटता की बात हुई तो उसके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ट्रंप की नीति से बदलते ग्लोबल समीकरणों की। तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने करीब 3 साल पहले भविष्यवाणी की थी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि क्वाड का भविष्य नहीं है, भविष्य में क्वाड का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, कुछ समय बाद यह अपने आप ही बिखर जाएगा। ग्लोबल टाइम्स के दावे को उस वक्त एक प्रोपेगेंडा माना गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती करीब 200 दिनों में ही साबित कर दिया है कि क्वाड का भविष्य खतरे में है। क्वाड में शामिल भारत और जापान दोनों से ही ट्रंप ने रिश्ते खराब कर लिए हैं। भारत पर तो उन्होंने सबसे ज्यादा 50% टैरिफ भी लगा दिया है। पहले उम्मीद दिखाई दे रही थी कि भारत और जापान के साथ अमेरिका के रिश्ते इस साल के आखिर तक पटरी पर आ सकते हैं, क्योंकि साल के आखिर में भारत में क्वाड का समिट होना है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले कहा जा रहा था कि वो इसमें हिस्सा लेंगे। क्वाड का गठन चीन के खिलाफ किया गया था, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से खबर आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस समिट में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप के नहीं आने से क्वाड के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और यह कहा जाने लगा है कि क्वाड अब खत्म होने की तरफ बढ़ चुका है। यानी ग्लोबल टाइम्स ने जो दावा 3 साल पहले किया था वो अब सच होता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के 1 महीने बाद ही यह ऐलान कर दिया था कि भारत, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व वाला ब्रिक्स खत्म हो गया है। ट्रंप ने कहा था कि मैंने ब्रिक्स पर 150% टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसके बाद यह संगठन तितर बितर हो गया। ट्रंप ने जो दावे किए थे वो झूठे साबित हुए हैं। अमेरिका अब ये खुद ही मानने लगा है कि ब्रिक्स अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। ब्रिक्स में शामिल 5 देशों ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। चीन की तरफ से तो जवाबी टैरिफ भी अमेरिका पर लगा दिए गए थे, जिसके बाद अमेरिका ही घुटने पर आ गया था। इस समय चीन में एससीओ की बैठक हो रही है और इस बैठक में भी अमेरिका के खिलाफ एकजुटता बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसके बाद क्वाड के जल्दी ही समाप्त होने और ब्रिक्स के और मजबूत होने के दावे किए जा रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे हूतियों की इजरायल को चेतावनी की। तो यमन के हूती विद्रोहियों और इजरायल के बीच लड़ाई तेज हो सकती है। इस बात की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हूतियों ने इजरायल को साफ कह दिया है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। हूतियों की यह धमकी इजरायल के उस हमले के जवाब में आई है जिसमें यमन के हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी के साथ कई वरिष्ठ नेताओं की मौत हो गई। 28-29 के दरमियानी रात इजरायल ने यमन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। इजरायली और यमन की मीडिया ने दावा किया कि उनके इस एक वार में हूती प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ की मौत हो गई। हालांकि 24 घंटों तक हूतियों की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन अब उन्होंने भी इस पर मुहर लगा दी है। हूतियों ने एक टीवी प्रसारण में बताया कि इजरायली दुश्मन ने पिछले 1 साल में सरकार की गतिविधियों और प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए आयोजित एक नियमित कार्यशाला के दौरान प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों को निशाना बनाया। इस हमले में प्रधानमंत्री और कई मंत्री मारे गए। इसके साथ ही हूतियों ने यह भी साफ कर दिया कि वो इस हमले का बदला लेंगे। हूतियों के समूह की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख मेहदी अल मशात ने कहा कि हम अपने नेताओं की मौत को याद रखेंगे। हम अल्लाह, यमनी लोगों और शहीदों के परिवारों से वादा करते हैं कि इजरायल से बदला लेंगे। इजरायल में अब कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसे में वहां काम कर रही विदेशी कंपनियां देर होने से पहले इजरायल छोड़ दे। यानी अब हूतियों और इजरायल के बीच भी बड़ी जंग छिड़ सकती है। आप जानते हैं कि गजा के समर्थन में हूती विद्रोही लगातार इजरायल पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अब यह संघर्ष सीधे तौर पर हूतियों और इजरायल का बन गया है। और अब अगली खबर में बात करेंगे गजा की। तो दुनिया के अलग अलग कोने से गजा के समर्थन में आवाज उठ रही है। इजरायली हमलों को रोकने की मांग उठ रही है, लेकिन इजरायल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू का अपनी सेना के टॉप जनरलों को साफ आदेश है कि या तो गजा पर पूरा कब्जा करो या इस्तीफा दे दो। जिसके बाद अब इजरायल ने गजा में अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजरायल ने गजा सिटी को युद्ध क्षेत्र घोषित करते हुए इसे हमास का गढ़ बताया है। इजरायल का दावा है कि लगभग 23 महीने लंबे युद्ध के बावजूद यहां सुरंगों का एक नेटवर्क अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
हमास यहां से ही अपनी योजनाओं को अंजाम दे रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए इजरायल ने घोषणा की है कि वो जल्द ही उत्तरी गजा के कुछ हिस्सों में मानवीय मदद को धीमा कर देगा या पूरी तरह रोक देगा। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि बीते कई दिनों से गजा में कोई हवाई सहायता नहीं पहुंची है और अब इजरायल घोषित तौर पर इसे रोकने की बात कह रहा है, जो वाकई में चिंताजनक है। इजरायली पीएम के इस रुख के खिलाफ पहले से ही इजरायली जनता प्रदर्शन कर रही है और अब इसके खिलाफ इजरायली और फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने हाथ मिला लिया है। उत्तरी इजरायल में बसे शहर नाजरेत में इजरायली और फलस्तीनी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। उन्होंने पत्रकारों की पहचान वाले प्रेस स्टिकर पहनकर गजा में शांति की अपील की। इजरायली में कई लोग उन पत्रकारों की तस्वीरें लिए खड़े थे जिन्हें इस संघर्ष में अपनी जान गंवानी पड़ी। उनके हाथों में बैनर था जिस पर लिखा था, सच को मत मारो। आप जानते हैं कि इजरायली हमले में अब तक करीब 200 पत्रकारों की जान चली गई है। इस हफ्ते खान यूनिस के नासेर अस्पताल पर इजरायली हमले में 5 पत्रकारों की मौत हुई थी। इन हालात में इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन पर अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के आरोप तो पहले से ही लग रहे हैं और अब दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना ने उनकी गिरफ्तारी की मांग कर दी है। अर्जेंटीना के मानवाधिकार संगठनों ने नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी संभावित यात्रा के दौरान गिरफ्तारी की मांग की है। इसे लेकर एक आपराधिक याचिका देश की संघीय अदालत में दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू को जमीन पर पैर रखते ही गिरफ्तार करना चाहिए। पहले से ही नेतन्याहू के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। इसके बावजूद नेतन्याहू के रुख में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। लेकिन क्या अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते इस आक्रोश से वो दबाव में आएंगे, ये देखना होगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के चौंकाने वाले प्रयोग की। तो अगर आपसे कहे कि सूरज की सतह से भी 2000 गुना ज्यादा गर्म कोई चीज हो सकती है तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन किंग्स कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सूक्ष्म इंजन बनाया है जो ये साबित कर दिखाता है। जी हां, ये इंजन इतना छोटा है कि इसे सिर्फ विशेष उपकरणों से ही देखा जा सकता है। फिर भी इसने थर्मोडायनेमिक्स के नियमों को चुनौती देते हुए पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये माइक्रो इंजन एक छोटे से चार्ज्ड पार्टिकल पर आधारित है। वैज्ञानिकों ने इसे एक वैक्यूम में रखा है और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रयोग किया। इस प्रक्रिया के दौरान पार्टिकल एक थर्मल रेजर वायर से जुड़ गया और उसका तापमान अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया। जब इसे मापा गया तो यह तापमान सूरज की सतह से करीब 2000 गुना ज्यादा पाया गया। यह खोज न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए एक रोमांचक उपलब्धि है, बल्कि यह भविष्य की नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी अहम साबित हो सकती है। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा कैसे काम करती है और जीवन की सबसे सूक्ष्म प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं। इस इंजन ने यह भी दिखाया है कि पारंपरिक विज्ञान की सीमाएं सिर्फ बड़ी चीजों पर लागू होती है। सूक्ष्म दुनिया में ऊर्जा और गर्मी के नियम बदल जाते हैं। यह खोज विज्ञान की किताबों में एक नया अध्याय जोड़ रही है और यह साबित करती है कि प्रकृति के रहस्य अभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुए हैं। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।